गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा मैथ्स का फर्स्ट सिटिंग के लिए दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आते हैं आज के पहले सवाल पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60, साइन 90 इंटू कॉस 90। तो सबका मान रख के देख लेंगे। साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर कर लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और कॉस 60 1/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे भी 1 के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो ये तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर नहीं है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो कि होता है √3/2, तो ये भी 1 के बराबर नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और कॉस 45 ये भी 1/√2 होता है, 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √2/1। इससे ये कट के आंसर आ जाएगा 1, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा? तो कॉस स्क्वायर ए है, और 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए। इससे कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। अब अगला सवाल, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ 20 नंबर, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो साइन 90 का मान होता है 1, स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 घटा लेंगे 0, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। अब अगला सवाल है, 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी सूत्र से निकलेगा, लेकिन पहले हम सॉल्व करेंगे इसको 8 साइन 60 डिग्री को। तो 8 हो गया, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2 से 8 कटा लो 4 बार में, तो ये 4√3 हो गया। तो ये हो गया 4√3 और 0, यहाँ 4√3, 0, और दूसरा है 0 और 8 cos 60 डिग्री। तो अगर मैं 8 cos 60 डिग्री का मान निकालूं तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, 8 इंटू 1/2, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो ये बेसिकली है 0 और 4। और दूरी सूत्र से हम अगर इसको निकालना चाहें तो दूरी सूत्र √x2 - x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे रख देंगे। तो यहाँ से मैं इसका डायरेक्ट मान रख देता हूँ। x2 है 0, माइनस x1 है 4√3, इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 है 4 - 0, इसका स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना का आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, 48 माइनस ये प्लस है यहाँ पे, उसके बाद 4 - 0, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, 48 में से 16 घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 1 4 2 6, 64 64,
ये रूट के अंडर में है और इसका हो जाएगा 8×8 = 64 मतलब 8। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। यदि 0 मूल बिंदु हो तथा P के निर्देशांक x y हो तो दूरी कितनी होगी। तो दूरी सूत्र अभी हमने लिखा था, ये होता है मान लो x2 यहाँ x2 माइनस x1 स्क्वायर, मतलब अगर x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे ही y में से 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट के अंडर तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। y एक्स से बिंदु 12-14 की दूरी है। तो पहले देखो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका वैल्यू x के बराबर आता है, और x अक्ष से दूरी y के बराबर आता है। तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा x के बराबर मतलब 12, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि क्या है। तो देखो, पहले वाले को बोलते हैं भुज और बाद वाले को बोलते हैं कोटि। तो इसमें कोटि हो गया -8, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पहले वाला होता है भुज और दूसरा वाला होता है कोटि, ठीक है। तो ये हमारा कोटि हो गया -8, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये x है और ये y है। तो x इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तो अगर इस मतलब पाद में या इस क्वाड्रेंट में अगर कुछ रखा जाए तो x पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं या प्रथम क्वाड्रेंट बोलते हैं। दूसरे में आएंगे तो पहले x रखते हैं जो कि इधर माइनस हो जाएगा और y ऊपर प्लस हो जाएगा, तो दूसरे पाद में माइनस प्लस होता है, ये दूसरा पाद होगा। तीसरे पाद में आते हैं तो फिर x माइनस और y भी माइनस, तो तीसरे पाद में दोनों माइनस होता है, और ये होता है चौथा पाद जिसमें इधर x प्लस है और y माइनस है। इसमें कुछ भी रखेंगे तो पहले x का वैल्यू रखेंगे जो प्लस है और नीचे y का वैल्यू रखेंगे जो कि माइनस है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें एक प्लस है और एक माइनस है। पहला वाला प्लस है तो पहला वाला प्लस यहाँ और बाद वाला माइनस किस पाद में होता है, चौथे पाद में, चतुर्थ पाद में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न पे। ये सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश ये वाला चतुर्थांश हो गया, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसमें x माइनस और y प्लस होता है। तो देखो किस प्लस है, तो ऑप्शन बी देखो -3 है और +2 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बिंदुओं 4 -4 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का x, x1, x2 एक साथ ऐड करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर y1, y2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 4 और -4 को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 4/2 घट के हो जाएगा 0। तो ये पहला हो गया 0, और दूसरा है यहाँ से 2 नंबर है इसका x, y -4 और y2 4 है, -4 + 4/2, तो ये दोनों हो जाएगा 0/2, मतलब ये फिर 0 हो जाएगा। तो 0 0 किसका आंसर है, ऑप्शन बी का। तो इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी, मध्य बिंदु पता करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28,
रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु इतना मतलब 2 4 और बिंदु ए के नियामक इतना हो तो बिंदु बी के नियामक ज्ञात कीजिए। ये देखो बनाने का सबसे आसान तरीका, मान लो ए रेखाखंड हमारा ए बी था और यहाँ पे एक मध्य बिंदु है, कुछ भी मान सकते हैं वो मान लो। तो मध्य बिंदु इसका दिया हुआ है 2 और 4 और ए का दिया हुआ है 5 और 7। तो बी का पता करना है तो सबसे आसान तरीका है, देखो 2 से हमारा यहाँ 5 से 2 बढ़ के आया है कितना, घट रहा है -3, 5 से 2 घटा है -3। तो बी का नियामक भी इससे -3 और कम होगा तो ये हो जाएगा 2 से -3 करेंगे तो -1। वैसे ही 7 से ये घट के हुआ है 4, तो 4 से घट के कितना हो जाएगा 1, 3 घट रहा है तो यहाँ भी 3 और घटा देंगे। तो ये जो हमारा बिंदु बी है इसका नियामक -1 और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि बिंदु ए और बिंदु बी इन दोनों का मध्य बिंदु ये है। तो हम x1 और x2 इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो जैसे x1 है 5 यहाँ पे और x2 है -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 जो कि यहाँ पे है। वैसे ही हमारा y1 7 और y2 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या क्या आ गया, -1 और 1। ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, घुमाने के लिए दे दिया है इस तरह से, लेकिन आप इसको आसानी से बना पाएंगे। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसके व्यास है, तो इसका जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होगा। एक सिरा दिया हुआ है 10 -6 और एक सिरा दिया हुआ है -6 और 10। तो इसका मध्य बिंदु पता करना है या वृत्त का केंद्र पता करना है। मध्य बिंदु पता करेंगे तो 10 और -6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो पहला हो गया 2 और वैसे ही -6 और ये 10 मतलब y1 और y2 ये दोनों जोड़ेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 2 2 इसके निर्देशांक हो गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो व्यास का मध्य बिंदु होता है वहीं वृत्त का केंद्र होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये मान लो हमारा त्रिभुज है और ये 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। एक है मान लो 4 6 ये हो गया, दूसरा हो गया 0 4 और तीसरा हो गया 5 5। और इसका केंद्रक जो होगा वो किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा का मध्य बिंदु, ऐसे तीनों को मिला देंगे और ये तीनों लाइंस जिस एक बिंदु पे मिलेंगे वो केंद्रक होता है। और केंद्रक होता है वो जिस भुजा से मतलब जिस एक लाइन से बना होता है उसको 2:1 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे बन जाएगा। सबसे पहले हमको ये बिंदु पता करने के लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये बिंदु पता करने के लिए हमको ये मध्य बिंदु पता होना चाहिए और मध्य बिंदु निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ x1 + x2/2 कर लेंगे, 4 और 0 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। ऐसे ही 6 और 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो इस बिंदु का, इस वाले बिंदु का जो निर्देशांक हो गया वो हो गया 2 और 5, ऊपर वाला है 5 5। ठीक है, अब केंद्रक का मान निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक निर्देशांक है 5 5 और दूसरा है 2 5। m1 का मान हो गया 2 और m2 का मान हो गया 1। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। यहाँ पे m1 मतलब 2 × x2 2 + m2 1 × x1 5 अपॉन 2 और
m1 प्लस m2 2 और 1 3 हो गया, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 5 4 9/3 मतलब कि 3, 1 हो गया 3। और वैसे ही दूसरा निकालेंगे m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 5 प्लस m2 1 और y1 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 और 1 3, तो 5 दूना 10 और 5 15/3 कट किया जाएगा 5 3 5, ये हो जाएगा केंद्रक का मान, केंद्रक का निर्देशांक। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। जब शांत प्रसार पता करना होता है तो हम डायरेक्ट हर को देखते हैं। हर में अगर सिर्फ 2 × 5 के रूप में 2 या 2 2 × 2 5 × 5 या 2 × 5 के रूप में हो, मैंने हर में सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, उसी का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। p अपॉन मैंने p/2n इंटू 5m के रूप में इसको लिखना है। तो देखो 0.505 को हम डायरेक्ट 505/1000 लिख सकते हैं। ये 5 से डिविजिबल है, 5 से कटेगा 101/200 में। इसको मैं एक बार साफ सुथरा लिख देता हूँ, 101/200। अब 200 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ देखो अगर 200 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो पहले कटेगा 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50, 2 से 25 और अब 25 कटेगा 5 × 5, तो हो जाएगा 101/2 गुना 5 ठीक है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 101/2 गुना 5 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यदि भाग एल्गोरिदम, यहाँ ये गड़बड़ है, a = bq + r इक्वल टू है bq + r में b = 4 और q = 5 हो और r = 1 हो, तो a का मान क्या होगा? तो ये सबका मान रख देना है। a = हो जाएगा, b का मान दिया हुआ है 4, q का मान दिया है 5 और r का मान दिया है 1, 5 चौका 20 और 1 21, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक हैं। तो शून्यक पता करने के लिए 2x² - 4x - 6 बीच वाले को तोड़ेंगे। देखो ये माइनस साइन बता रहा है कि बीच वाला एक बड़ा में टूटेगा। कितना में टूटेगा? तो पहले इधर भी एक नंबर है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12। तो 4 को 12 में तोड़ने के लिए हम करेंगे 2x² - 6x - 2x + 2x - 6x और प्लस 2x को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 दूनी 12 भी हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों में 2x और 6x में 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 3। वैसे ही 2x और -6 में 2 कॉमन है, x - 3, तो ये हो जाएगा x - 3, ऊपर मिटा के लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x - 3 और 2x + 2। वैल्यू अगर निकालेंगे x - 3 = 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, और वैसे ही 2x - 2 = 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा उधर जाके और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा -1, मतलब ये मान आ गया हमारा 3 और -1, ठीक है। ऑप्शन इसमें 3 और -1 है, ऑप्शन बी। आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। बहुपद x³ + x² + 2x + 1 और फिर x² + 2x + 1 का घात क्या होगा?
तो बहुपद का घात वो होता है जो सबसे बड़ा घात होता है, तो सबसे बड़े घात को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि गुणनफल जो आएगा उसका घात पता चल जाएगा। x का पावर 3 है और x का पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, x का पावर 5 हो जाएगा और फिर आगे गुणा करते तो बहुत बड़ा आंसर आता। लेकिन बहुपद का घात वो होता है जो सबसे बड़ा घात हो, सबसे बड़ा घात आएगा 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद होने के लिए हमारा चर का जो पावर है उसको हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में जो हमारा चर है x, उसका पावर 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ 2 बार x का प्रयोग हुआ है और दोनों का पावर 2 और 1 है, तो मतलब पूर्ण संख्या है। यहाँ भी x 2 बार यूज हुआ है और दोनों का पावर यहाँ एक बार 2 है, 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ x यहाँ पूर्ण है लेकिन यहाँ 4/x लिखा हुआ है, इस x का पावर पूर्ण संख्या नहीं है, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए जो हमारा x है वो रूट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही पूछा है कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ बट्टा में है x का मान, x खुद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 है? तो शून्यक अगर हमको दिया हुआ है तो हम बहुपद निकाल सकते हैं। अल्फ़ा हो गया 2 और बीटा हो गया -2, तो बहुपद निकाल लो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में x से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा +2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये 0 वाले पद को पूरा हटा ही देते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 4, ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यदि बहुपद t² -7 + 70 + 10 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? सेम उसी फॉर्मूला पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे निकलता है, +7 दिया हुआ है तो +7 को हम माइनस इंटू -7 के रूप में तोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे फार्मूला में माइनस होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? डायरेक्ट मान रख लेते हैं, सबसे आसानी से बन जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2। वैसे ही माइनस कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। अगर हम ध्यान दें तो ये जो पद है, अगर इसको एक बार और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 1 + √3 और इसको भी सॉल्व करें तो नीचे हो जाएगा 2 √3 + 1। ये 1 + √3 और √3 + 1 दोनों सेम है, सेम है, घटा रहे हैं, तो सेम पद में से सेम पद घटाएंगे तो बचेगा 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 का एक शून्यक -4 दिया हुआ है तो k का मान क्या होगा? तो इसमें हम x शून्यक मतलब जो होता है x का वैल्यू होता है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -4 रखते हैं, k का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, k -1 और x² x की जगह पे रख लेना है -4 का स्क्वायर प्लस kx x की जगह पे फिर -4 और प्लस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। -4 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ 4 -4 का स्क्वायर 16 और 16 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k माइनस ये वाला माइनस सेम, और फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस इसको प्लस करके और -4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही बार में लिख देते हैं, -4k + 1 = 0।
यहाँ 16k है, इधर -4k है, तो हो जाएगा 12k और -16 और +1 हो जाएगा -15 बराबर 0। अब अगर 15 को राइट साइड में ले जाया जाए तो ये हो जाएगा 12k बराबर 15, ठीक है, इसको हटा के, या फिर k इक्वल टू 15/2 12 कटा लो, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 5/4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखने देते हैं। अब बाकी क्वेश्चन 41 से अगले वीडियो में बनाया जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना है, फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।